हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का विज्ञान अध्याय 2 पदार्थ की प्रकृति एवं व्यवहार। ठीक है, तो प्रकृति एवं व्यवहार। तो पहले हम देखेंगे पदार्थ क्या होता है। पदार्थ वो होता है जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, पदार्थ क्या होता है? जो स्थान घेरता है, जिसका क्या रहता है? द्रव्यमान रहता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। यानी कि जो स्थान घेरता है और जिसका द्रव्यमान होता है क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। जैसे कि आप सभी जानते हो क्या है? कुर्सी, टेबल, कॉपी, पुस्तक सब क्या है? पदार्थ है। पानी, हवा, ये क्या है? पदार्थ है। हवा, पानी, ठीक है, कुर्सी, टेबल, मतलब क्या है? जो स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान रहता है, द्रव्यमान यानी कि जिसमें वजन होता है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ। ठीक है, हवा, पानी, कुर्सी, टेबल ये सब क्या है? पदार्थ हैं। तो जो स्थान घेरेगा जिसमें द्रव्यमान होगा क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, एक क्रियाकलाप दिया हुआ, इसको देखिएगा। एक पानी है, मतलब एक क्या है? बीकर है। बीकर में क्या लेना दिया? एक बर्तन में पानी भरा हुआ है और इसमें बीकर उल्टा करके आप लोग डाल रहे हो। बीकर उल्टा करके आप लोग यहाँ से डाल रहे हो तो देखिएगा ये पानी जो है जब बीकर में नहीं जा रहा है, पानी बीकर में नहीं भर रहा है। जब यहाँ जब उसे लेजर को डालोगे, लेजर को, तो लेजर जो है, लेजर का प्रकाश बीकर के अंदर में चला जाता है। बीकर के अंदर लेजर प्रकाश क्या है? चला जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि लेजर का प्रकाश इस बीकर में नहीं गया। इसका क्या मतलब है कि इस बीकर में कुछ ना कुछ पदार्थ होगा जिसे प्रकाश अंदर चला गया लेकिन पानी अंदर नहीं जा सका। ये पदार्थ क्या है? हवा है। क्या है यहाँ पर? हवा। यानी कि हवा क्या है? एक पदार्थ होती है। इस बीकर में हवा भर, इसलिए पानी अंदर नहीं जा सका। ठीक है, तो बीकर में क्या भरी? हवा भरी, यानी हवा क्या एक पदार्थ है। मतलब जो स्थान घेरता है, इसका द्रव्यमान रहता है, क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। अब क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसको समझते हैं अपन लोग। जैसे कि हम क्या करते हैं, जैसे कि हम मोमबत्ती जलाते हैं। जैसे कि हम क्या जलाते हैं, मान लीजिए कोई मोमबत्ती जलाते हैं। ठीक है, तो मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें क्या होता है? जो मोम क्या होता है? पिघल जाता है। मोम क्या होता है? पिघल जाता है। और पिघल कर कहाँ चले जाता है? वह नीचे बह जाता है। मान लो कि मोमबत्ती है, जल रहा है और पिघल कर मोम नीचे में बह रहा है। हम मोमबत्ती जला दिए, मोम पिघल नीचे में बह रहा है। तो आप ये देखिएगा कि मोम पिघल के नीचे में बह रहा है, यानी मोमबत्ती का द्रव्यमान क्या हो रहा है? कम हो रहा है। क्या रहा है? इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है? इसका कम हो रहा है। ठीक है, और क्या निकल रहा है? मोमबत्ती में धागा रहता है, धागा भी जल गया। ठीक है, मोम भी पिघल रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि देखने पर होता है कि मोमबत्ती का द्रव्यमान कम हो रहा है। पहले मोमबत्ती बड़ा था, फिर छोटा हो रहा है, द्रव्यमान कम हो रहा है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या बोलता है कि पदार्थ का द्रव्यमान हमेशा क्या रहता है? संरक्षित रहता है। ठीक है, तो मोमबत्ती का जलने के पहले और जलने के बाद जो द्रव्यमान था दोनों बराबर रहता है। कैसे रहता है? देख लीजिए, मोमबत्ती में क्या जलेगा? धागा जलता है और मोम जलेगा। मोमबत्ती में धागा जला और मोम जला, और जलने के बाद में क्या बचता है? तो क्या बचेगा? जल वाष्प बचेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बचता है। ठीक है, जल वाष्प निकलेगा, जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड। तो मोमबत्ती जलने के बाद में क्या निकलता है? जल वाष्प निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। यानी कि ये अभिकारक हो गया, ये उत्पाद हो गया। अभिकारक और उत्पाद। अभिकारक और उत्पाद को जब हम लोग क्या करते हैं, जब दोनों को जोड़ते हैं, इन दोनों को क्या करते? जोड़ोगे। अभिकारक उत्पाद को जब जोड़ते हैं तो अपने पास में क्या बचता है? दोनों का जो द्रव्यमान है वो मोमबत्ती के जलाने के पहले के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसलिए द्रव्यमान से हम इसी को बोलते हैं कि ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है, दोनों बराबर होता है। तो मोमबत्ती के जलाने के पहले का द्रव्यमान और जलाने के बाद का द्रव्यमान दोनों बराबर होगा, तो इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। एक सवाल है, देख लीजिए। एक अभिक्रिया में 20 ग्राम A 40 ग्राम B के संयोग से 20 ग्राम A
20 ग्राम ए धन 40 ग्राम डी के संयोग से क्या बन रहा है? 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी, 25 ग्राम सी, 15 ग्राम डी और 20 ग्राम ई बनता है। 20 ग्राम ई बनता है। प्रेक्षण द्वारा द्रव्यमान श्लेषण नियम को समझाइए। द्रव्यमान श्लेषण क्या बोलता है? ये अभिकारक हो गया, जो उत्पाद हो गया। अभिकारक उत्पाद का कुल द्रव्यमान नियत होता है, सबको जोड़ दीजिए। 60 40 60 ग्राम, दोनों को जोड़ देंगे, 40 20 60 ग्राम आ चुका है। इन सभी को जोड़ दीजिए। 25 15 20 को जोड़ोगे तो भी 60 ग्राम आ रहा है। कितना ग्राम आ रहा है? 60 ग्राम आ रहा है। 60 ग्राम बराबर 60 ग्राम, यानी कि अभिकारक उत्पाद दोनों बराबर हैं। इसलिए अभिकारक का द्रव्यमान और उत्पाद का द्रव्यमान दोनों बराबर हैं। मतलब यहाँ पर क्या है? यह द्रव्यमान श्लेषण के नियम को सिद्ध करता है। तो ये आंसर आ जाएगा। अब जो आता है मिश्रण। मिश्रण क्या होता है? मिश्रण जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं उसको मिश्रण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिला देते हैं उसको क्या बोलते हैं? मिश्रण कहते हैं। जैसे कि है रेत में लोहे के कण को मिलाना मिश्रण कहलाता है। पानी में शक्कर को मिलाना मिश्रण कहलाता है। पानी में नमक को मिलाना मिश्रण, पानी में शाही को मिश्रण, पानी में रेत को मिलाना मिश्रण कहलाता है। ठीक है। अब मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी और विषमांगी। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी मिश्रण। एक प्रयोग करके देखते हैं हम। पानी में पहले नमक को मिलाते हैं। पानी में नमक को मिलाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? नमक पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा। पानी पर से घुल गया, ठीक है। तो अब उसी प्रकार से पानी में स्याही को मिला देते हैं। किसको मिलाते हैं? स्याही को मिलाते हैं। तो जब पानी में नमक को डालते हैं पूरी तरह से घुल गया है, क्या पूरी तरह से घुल गया है, तो समांगी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांगी। ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। पानी में नमक डालना, पानी में शक्कर डालना किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी में क्या होता है? पानी में स्याही भी समांगी है। क्या है? समांगी। पानी में स्याही समांगी है, क्योंकि पानी में स्याही डालोगे तो पानी में स्याही पूरी तरीके से क्या होता है? घुल जाता है। क्या? समांगी है। विषमांगी क्या होता है? पानी में रेत को डाल दो। पानी में क्या किसको डाल दो? रेत को डाल दो, या चाक का पाउडर को डाल दो। रेत या पाउडर। पानी में या तो रेत को डाल दो, चाक का पाउडर को डाल दो। पानी में रेत को डालोगे तो पूरी तरह से क्या होता है? वह घुलता नहीं है। तो विषमांगी मिश्रण है। किसको उदाहरण? विषमांगी। यह विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। पानी में रेत को घोलोगे तो रेत घुलता है क्या? नहीं घुलता। तो किसका उदाहरण है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका विलयन, कोलाइड और निलंबन। तीनों क्या होते हैं? विलयन, कोलाइड और निलंबन। देखिए याद रखिएगा, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है। समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। ठीक है। समांगी मिश्रण को ही विलयन कहा जाता है, क्योंकि जब आप पानी में नमक को डालते हो तो नमक क्या है? विलेय है। तो नमक क्या है यहाँ पर? विलेय। जिसको घोलते हैं वो विलेय कहलाता है। नमक घोलता है, नमक विलेय है। और जो घोलता है वो विलायक कहलाता है। पानी घोल रहा है, पानी विलायक हो जाएगा। विलायक। तो पानी क्या हो जाएगा? पानी विलायक हो जाएगा। नमक विलेय, पानी विलायक। दोनों घोलने से जो बनता है वो विलयन कहलाता है। तो नमक का पानी क्या है यहाँ पर? यह विलयन है। पानी में नमक को घोल दिए तो विलयन है। पानी में शक्कर घोल दिए तो विलयन है। कोलाइड क्या हो जाता है? जब पानी में स्याही को घोल देते हो, पानी में स्याही घोल देते हो तो स्याही के कण जो है वह पानी में पूरी तरीके से घुलते नहीं है, पानी में तैरते रहते हैं। कोलाइड में क्या होता है? जब लोग पानी में स्याही को घोल देते हो, स्याही के कण पानी में तैरते रहते हैं। ये ना तो नीचे बैठते हैं और ना इन्हें छान करके अलग किया जा सकता है। ना तो ये कण नीचे बैठेंगे और ना इन्हें छान करके आप अलग कर सकते हैं। पानी में स्याही के कण तैरते रहते हैं, ऐसे तैरते रहेंगे। तो इसको कोलाइड कहते हैं। ये ना तो विलयन होते हैं ना ही निलंबन होते हैं, इसको कोलाइड होता है। यानी पानी में स्याही को घोलना क्या का? कोलाइड कहलाता है। कोलाइड के कण यानी कि स्याही के कण ना तो नीचे बैठते हैं और ना ही पानी में पूरी तरीके से घुलते हैं या पानी में तैरते रहते हैं, इसको कोलाइड कहते हैं। और निलंबन क्या कहते हैं? निलंबन पानी में रेत घोलना या पानी में चूना को घोर देना। ठीक है। पानी में रेत घोलना, पानी में चूना घोरना निलंबन कहलाता है। निलंबन के कणों को छान करके अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों को छान करके अलग किया जा सकता है। ठीक है। तो निलंबन हो गया।
निलंबन में विलेय के पदार्थ यानी रेत के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। निलंबन में रेत के कण या फिर पाउडर के कण नीचे की ओर क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। यह विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है निलंबन। ठीक है, तो निलंबन में रेत के कण या पानी के कण, रेत के कण या पाउडर के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं। यह विलायक में अच्छी तरह से घुलते नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, निलंबन बोलते हैं। इन्हें छान करके अलग किया जा सकता है। अब आता है अपना टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है, टिंडल प्रभाव कोलाइड में होता है। किसमें होता है, कोलाइड में होता है। टिंडल प्रभाव क्या होता है, जब लोग पानी में स्याही को घोल देते हो फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग प्रकाश डालते हो। क्या डालते हो, प्रकाश। जब प्रकाश को डाला जाता है तो प्रकाश जो होता है, प्रकाश को जब स्याही जो होता है, स्याही के कण प्रकाश को बिखेर देते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश को बिखेर देते हैं। यानी स्याही के कण जो है प्रकाश को बिखेर देते हैं, प्रकाश को फैला देते हैं। तो प्रकाश पूरी तरीके से क्या होता है, फैल जाता है। प्रकाश क्या होता है, पूरी तरीके से फैल जाता है। इसी प्रभाव क्या बोलते हैं, टिंडल प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो जब किसी कोलाइड में हम प्रकाश को डालते हैं तो कोलाइड के कण यानी कि स्याही के कण प्रकाश को फैला देते हैं। इसी प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। अब आता है ब्राउनी गति। ब्राउनी गति भी कोलाइड में होता है। देखिएगा, किसी कोलाइडी विलयन में यानी कि पानी में स्याही को घोल दिए हैं, पानी से घोल दिए हैं, तो पानी के जो कण है, पानी के कण जो है वो स्याही के कणों पर बल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। यानी कि स्याही के कण पानी में अनियमित गति करते हैं, अनियमित रूप से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। यानी कि मान लो एक कण इस प्रकार से स्याही में यानी कि कोलाइडी विलयन में कोलाइड के कण जो होते हैं, स्याही के कण जो होते हैं वो अनियमित रूप से क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। और इसी अनियमित गति को क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्राउनी गति। तो इसको रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था, इसलिए इस गति को ब्राउनी गति कहते हैं। यानी कि कोलाइड में विलेय के कण यानी स्याही कण अनियमित रूप से गति करते हैं, क्या बोलते हैं, ब्राउनी गति कहते हैं। अब देखिए तत्व क्या होते हैं। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, और इन्हें रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता। रासायनिक विधि मतलब कि क्या है, ऊष्मा, प्रकाश या अन्य रासायनिक पदार्थों के द्वारा। यानी ऊष्मा के द्वारा अलग नहीं कर सकते, गर्म करके अलग नहीं कर सकते। ठीक है, प्रकाश डालने से अलग नहीं कर सकते, और रासायनिक क्रिया द्वारा यानी कि दोनों को रासायनिक क्रिया द्वारा भी अलग नहीं कर सकते। तो जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हो तो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। और इन्हें रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता। जैसे कि है सोडियम, आयरन, कॉपर। सोडियम, आयरन, कॉपर, ये सब क्या है, तत्व कहलाते हैं। सोडियम, आयरन, कॉपर इत्यादि क्या है, तत्व कहलाते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारे जो है पूरा 109 तत्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं और जिन्हें रासायनिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। अब यौगिक क्या कहलाते हैं। यौगिक कौन से पदार्थ होते हैं, तो यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं। यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्वों को मिलाने से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। और कैसे मिलाएंगे, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलाएंगे और रासायनिक संयोजन यानी कि रासायनिक क्रिया करके इसको मिलाएंगे। तो 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में जब रासायनिक संयोजन से करके बनाते हैं तो क्या बनता है, यौगिक बनता है। यानी कि 2 या 2 से तत्वों को जब मिला देते हैं, जब 2 या 2 से तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं क्या बनता है, यौगिक बनता है। जैसे कि H2O यानी पानी, H2O एक प्रकार का यौगिक है। इसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन क्या है, मिलाया गया है। हाइड्रोजन क्या है, तत्व है, ऑक्सीजन क्या है, तत्व है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है, अपना यौगिक बन गया। ठीक है, तो H2O पानी एक यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को दोनों को मिलाया गया, क्या बन गया, यौगिक बन गया, यानी कि H2O बन गया है। और देखिएगा CO2 एक यौगिक है, इसमें C2H2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाया गया है। कार्बन और ऑक्सीजन 2 तत्व हैं, तो 2 तत्वों को मिलाने से क्या बनता है, यौगिक बनता है। ठीक है, और एक आता है यहाँ पर स्थिर अनुपात का नियम। तो हम लोगों ने अभी जाना कि यौगिक क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से बना होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर H2O है, ये यौगिक है, तो H2O किससे बनेगा, H और O2 से बनेगा। यानी कि H और O2 का एक निश्चित अनुपात है। क्या है, निश्चित अनुपात है। तो यौगिक को 2 या 2 से तत्वों को मिलाने से बनता है, ये निश्चित अनुपात में तत्व बनते हैं।
यानी कि H2O को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के निश्चित अनुपात में मिलाने से बना, यानी कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। तो इसका एक अनुपात 2 का अनुपात है, यहाँ पर इसका 1 अनुपात 2, यहाँ पर 1 अनुपात 2। तो यहाँ पर तत्वों का एक निश्चित अनुपात है, यानी हाइड्रोजन का अनुपात निश्चित है, ऑक्सीजन का निश्चित है, यहाँ पर कार्बन का और ऑक्सीजन का निश्चित है। तो यौगिक कैसे बनता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाने से यौगिक बनता है। तो स्थिर अनुपात का नियम क्या है? नियम यह है कि जब तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो यौगिक बनता है, और उसे निश्चित अनुपात को क्या बोलते हैं? स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। ठीक है, जब कोई 2 तत्वों को निश्चित अनुपात में जब मिलाया जाता है तो उनका अनुपात निश्चित होता है, इसे निश्चित अनुपात को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है, क्योंकि अनुपात इसमें स्थिर है। इसे क्या बोलेंगे? स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को जब आपस में मिलाया जाता है तो उन तत्वों का अनुपात क्या होता है? स्थिर होता है, निश्चित होता है। उन्हें निश्चित अनुपातों को स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। इसको किसने बनाया था? प्राउस्टर ने बताया था। प्राउस्टर, इसको प्राउस्टर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, और उनका अनुपात निश्चित होता है, स्थिर होता है, इसलिए इसको स्थिर अनुपात का नियम कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग का यह जो है सेकंड पार्ट, यानी कि पदार्थ वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट होता है। इस प्रश्न उत्तर आप लोग जो है लिख सकते हैं। ठीक है, और आगे हम क्या बताएंगे? तीसरा पार्ट को आगे हम बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।